हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा अपठित काव्यांश। देखिए, अपठित काव्यांश का अर्थ क्या होता है। अपठित का मतलब होता है यानी नहीं, पठित यानी पढ़ा हुआ। काव्यांश अर्थात काव्य का अंश, यानी इसमें जो है इस प्रकार की पंक्तियाँ आती है, इस प्रकार की कविताओं की पंक्तियाँ आती है, पद आते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। देखो, पहले कभी न पढ़ा गया काव्यांश अपठित काव्यांश कहलाता है। यह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से उद्धृत नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो। पुस्तकों के अतिरिक्त, इसका उद्देश्य क्या है। पुस्तकों के अतिरिक्त लोक जीवन में प्रचलित गीत, पत्र पत्रिकाओं, काव्य साहित्य में बच्चों के पठन की रुचि को जागृत करना होता है। ठीक है, यानी पाठ्य पुस्तकों के अलावा लोक जीवन में जो कुछ भी प्रचलित गीत हो, पत्र पत्रिका हो या काव्य साहित्य यानी कविताओं में बच्चों के पढ़ने की रुचि जागृत करने का इसका उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है इसका छात्रों के अर्थ ग्रहण की क्षमता, भाषा की सही समझ और अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना होता है। ठीक है, फिर आता है तीसरा, छात्रों के ज्ञान एवं कल्पना की सीमा को विस्तृत करना, अर्थात छात्रों का जो ज्ञान है, जो कल्पना करने की क्षमता है, उसकी सीमा को विस्तृत करने का कार्य ये करता है। फिर नेक्स्ट आता है काव्यांशों में निहित विचारों को समझकर स्वस्थ नैतिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। काव्यांशों में निहित विचारों को समझकर स्वस्थ नैतिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। और अंतिम उद्देश्य होता है इसका सरस, भावपूर्ण और कविताओं के द्वारा छात्रों की भावात्मक अनुभूति यानी इमोशनल रूप से वो कितना फील कर सकते हैं उसके स्तर को सुविकसित करना। यानी काव्यांश के माध्यम से वो जो है भावनात्मक अर्थात इमोशंस के रूप में, भाव के रूप में क्या क्या वो अनुभूति कर सकते हैं, इस उसको सुविकसित करना इसका उद्देश्य होता है। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो क्या करना चाहिए। काव्यांश को गहराई से समझने के लिए उसे एकाग्रचित्त होकर धैर्यपूर्वक 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 3 से 4 बार। उसके बाद काव्यांश के मूल भाव को समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। मूल भाव मतलब जो उसमें मूल रूप से कहा गया है, उस भाव को समझकर हमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं। अगला है ध्यान रहे कि प्रश्न का उत्तर काव्यांश से ही हो और वह सटीक व सारगर्भित हो। अर्थात जो प्रश्न का उत्तर हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना बल्कि उस काव्यांश से रिलेटेड ही लिखना है और सटीक बिल्कुल सही होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। अगला है शीर्षक का चयन करते समय सरलता, संक्षिप्तता, सटीकता तथा सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए। सार्थकता मतलब विशेष अर्थ का। ठीक है, और अंतिम है प्रसंगानुसार तथा प्रसंगानुकूल ही उत्तर आपको देना है। जो उसमें प्रसंग दिया गया है उसी प्रसंग के अनुसार ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या नहीं करें, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं करेंगे हम। देखो, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश के मूल भाव से भिन्न नहीं होने चाहिए। यानी मूल भाव मूल रूप से तो क्या कहा गया है और आप उत्तर अलग दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड है अपनी ओर से किसी तथ्य को जोड़कर उत्तर देने का प्रयास नहीं करना है। यानी तथ्य मतलब जो भी उसमें कहा गया है वो उससे रिलेटेड तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ अलग टॉपिक पर जाकर कोई डाटा अपनी तरफ से उसमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, काव्यांश में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों तथा तथ्यों को ज्यों का त्यों उत्तर में प्रस्तुत नहीं करना है बल्कि उनका अर्थ लिख करके आपको समझाना है। ठीक है, फिर है अनावश्यक एवं अत्यधिक कठिन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का तो प्रयोग करना ही नहीं है कि
कुछ भी समझ में ना आए कि अरे ये शब्द ही पता नहीं क्या लिखा है, क्या समझ में क्या कहना चाह रहा है, तो इस प्रकार के क्लिष्ट शब्दों का, अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखो विशेष बात क्या कही गई है। विशेष रूप से अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न आज प्रत्येक वर्ग की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका अभ्यास प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे इनकी मानसिक क्षमता तथा भाषा भाव ग्रहण करने की क्षमता का उचित विकास होता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे उनका अच्छी तरह अभ्यास करें। अब देखो अपठित काव्यांश को हल करने से पहले विद्यार्थी निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। देखो किसी कौन कौन सी बातें हैं हम देखते हैं। पहला, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। यदि काव्यांश का अर्थ पहली बार समझ में ना आए तो उसे दोबारा पढ़ें और केंद्रीय भाव समझने का प्रयास करें। सबसे मेन बात यही है कि आपको केंद्रीय भाव आना चाहिए कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और यदि काव्यांश का अर्थ पहली बार समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा पढ़ना है और काव्यांश का केंद्रीय भाव समझने का प्रयास करना है। ठीक है। सेकंड देखो आप, यह आवश्यक नहीं है कि आप सभी शब्दों के अर्थ समझें। बिल्कुल सही बात कहा है। कभी कभी कुछ शब्दों के हमें अर्थ नहीं आते हैं, तो जितने शब्दों के अर्थ आ रहे हैं उन्हीं शब्दों से हमें केंद्रीय भाव पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। काव्यांश का केंद्रीय भाव पकड़ा जाने पर उसका भावार्थ भी समझ आने लगेगा, क्योंकि कुछ शब्दों के हमें अर्थ तो आते हैं लेकिन कुछ शब्दों के हमें अर्थ नहीं आते हैं। तो उन शब्दों का अर्थ हमें उस केंद्रीय भाव जो मूल रूप से उसमें बात कही गई है उसी प्रकरण से संबंधित हमें अर्थ लगाना है। काव्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दें। ठीक है। ध्यान रखें उत्तर सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। इन ही बातों का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, तब जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यानी आपको मोटा मोटा सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी काव्यांश हो चाहे गद्य हो, आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो आपको हल्का फुल्का कुछ समझ में आने लगेगा। सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि मूल भाव क्या कहा गया है। और थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो सेकंड टाइम पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ें, सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद थर्ड को एक बार, थर्ड टाइम लास्ट टाइम जो है आप एक बार और पढ़ दें। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर थर्ड टाइम पढ़ने पर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। नीचे अपठित काव्यांश है, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो आपको देखो हमें यहाँ एक एक शब्द का अर्थ लगाना है। कुछ शब्द के अर्थ नहीं आएंगे तो फिर वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन हमें कैसे निकालना। देखो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, यहाँ पे प्रातःकाल का वर्णन है, तो देखो इसमें देखा है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, अर्थात उसके मन में प्रसन्नता है, सवेरा हुआ है, सूर्योदय हो गया है। ठीक है। और उसके मन में प्रसन्नता है। ठीक है। कलियां दरवाजे खोल खोल, जब सूर्य की पहली किरण जब कलियों पर पड़ती है तो कलियां क्या होती हैं, फूल बनने के लिए खिल उठती हैं। जब झुरमुट से मुस्काती हैं तो वो जब खिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ मुस्कुरा रही हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, और जब हम देखते हैं सब जब सूर्योदय हो जाता है, सुबह प्रातःकाल हो जाता है, तो घर घर में जो है चूल्हा जलने लगता है और उस पर पकवान बनने लगते हैं। तो जब चूल्हा जलता है और चूल्हे पर जब पकवान बनते हैं तो उन पकवान की खुशबू जो है वो महकती है। उन पकवानों की खुशबू जब महकेगी तो वो घर भर में बाहर दरवाजे से आती है। तो खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, हे प्रभु यानी ईश्वर,
हे जग के सृजनहार अर्थात इस संसार के निर्माण करने वाले हे ईश्वर, तब याद तुम्हारी आती है कि तुम्हारी कितनी अच्छी सृष्टि है, आपने इसका इतना अच्छा सृजन किया है, आपने किस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकृति का वेश धारण किया हुआ है, प्रकृति में किस प्रकार से चिड़ियाएँ जो है प्रातःकाल उठती हैं और गीत खुशी के गाती हैं, चहचहाती हैं। गीत खुशी के गाने मतलब चिड़ियाओं का चहचहाना। और कलियां दरवाजे की खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, और जब सूर्य की किरणें जब उन कलियों पर पड़ती हैं तो फूल बनने के लिए लालायित होती हैं और वो फूल बनकर खिल उठती हैं, तो वो एक प्रकार से मुस्कुराती हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं, और खुशबू की जो लहरें हैं वो घर से बाहर दौड़ लगाती है, अर्थात जो पकवान बनते हैं, जो व्यंजन बनते हैं, उन व्यंजनों की खुशबू चारों वातावरण में व्याप्त हो जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे संसार के सृष्टिकर्ता, तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर कवि का स्मरण किया गया है। ठीक है, अब प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। देखो, कवि किसे याद कर रहा है, तो हम देखते हैं कवि इस जग का सृजन करने वाले ईश्वर को याद कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। आशा स्पष्ट कीजिए, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती है, अर्थात सुबह होने पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही बंद कलियां खिलने लगती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो खुद खिलकर मुस्कुरा रही हैं। प्रातः काल के किस सौंदर्य को देखकर कवि को प्रभु की याद आने लगती है, तो प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों को फूल बनकर खिलता हुआ देखकर, वातावरण में उनकी खुशबू सूंघकर कवि को प्रभु की याद आने लगती है। क्या क्या है? चिड़ियों की चहचहाहट करना, कलियों का फूल बनकर खिलना, और वातावरण में उनकी खुशबू सूंघकर कवि को प्रभु की याद आने लगती है। ठीक है, फिर देखो अगला, खुशबू की लहरों का घर से बाहर निकलकर दौड़ लगाने का अर्थ क्या है? तो प्रातःकाल होते ही घर घर में चूल्हे जल उठते हैं और चूल्हे पर पकते व्यंजनों की सुगंध हवा में घुलने लगती है। इसी को कवि ने खुशबू की लहरों का घर से बाहर निकलकर दौड़ना कहा है। प्रस्तुत काव्य से मानवीकरण सौंदर्य, मानवीकरण का मतलब जब निर्जीव वस्तुएं मानव की क्रियाओं को करती है तो वे मानवीकरण कहलाता है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रस्तुत काव्य में खुशबू की लहरों पर दौड़ने का आरोप लगाया गया है। दौड़ना मानवीय क्रिया है, अतः खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं तो मानवीकरण है। एक, कलियों का मुस्कुराना, कलियों का मुस्कुराना भी क्या है? वो भी मानवीकरण ही है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखिए, सेकंड नंबर वाला भी देख लेते हैं हम। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। संचय में मतलब हमारे संचय में, हमने जो ये दान जो है हम देने के लिए हमने संचित कोष इकट्ठा किया हुआ है। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि यानी जो बिना बताए आते हैं। अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके आने की तिथि जो है स्पष्ट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। हमारे देव, हमारे ईश्वर। वचन में सत्य है, हमेशा सत्य वचन बोलना। हृदय में तेज होना, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा होना। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। और वक्त भी वही है, वही है देश, वही साहस है और वैसा ही ज्ञान यानी जानकारी है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, हम आर्यों की संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, और यहाँ अभिमान रहे या संघर्ष। हम इसी भारतवर्ष में रहे हैं और इसी अभिमान में यह हर्ष है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष है। हम इस पर सब कुछ निछावर कर सकते हैं, इसका सर्वस्व इस पर, हमारा प्यारा भारतवर्ष, इसी भारतवर्ष पर हम सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा जाए कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है, तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति का उल्लेख कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, कवि ने भारतीय संस्कृति की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो कवि ने भारतीयों की दानशीलता, सत्यवादिता, वचन पर अटल रहने, साहस, ज्ञान, शक्ति आदि गुणों का उल्लेख किया है। कवि ने भारतीयों के किन गुणों का उल्लेख किया है? तो कवि ने भारतीयों की दानशीलता, सत्यवादिता, वचन पर अटल रहने, साहस, ज्ञान, शक्ति आदि गुणों का उल्लेख किया है। ठीक है, फिर देखो, कवि ने हमें
अपने देश के लिए जीने की बात क्यों कही है? तो कवि ने हमें अपने देश के लिए जीने की बात क्यों कही गई है? तो भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। आज की पीढ़ी उन्हीं पूर्वजों की संतान है। आज भी पीढ़ी भी अपने पूर्वजों की भांति साहसी, ज्ञानी और शांति प्रिय है। अपने वर्तमान को अतीत की भांति गौरवशाली बनाने के लिए ही कवि ने हमें देश के लिए ही जीने की बात कही है। इस काव्यांश का मूल भाव क्या है? तो इस काव्यांश का मूल भाव भारत के अतीत का गौरवगान है।